हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th राजनीति विज्ञान की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, हम आपकी जो राजनीति विज्ञान है कक्षा 12th की, उसकी फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति। उसके एमसीक्यूज सीरीज है वो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम आपकी जो फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत, उसके एमसीक्यूज करेंगे। आपके एग्जाम में एमसीक्यूज प्रश्न भी आएंगे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी आएंगे और वन लाइनर प्रश्न भी आएंगे। तो भले ही इस क्लास में आपको एमसीक्यूज प्रश्न दिखे, लेकिन ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको जो एक नंबर वाले जितने भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों में कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो आप अच्छे से इस क्लास को अटेंड करें, इन प्रश्नों को याद करें और आप सभी को मेरे साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आप मुझे जवाब दीजिए और आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान से पढ़िएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, सोवियत प्रणाली को 1917 में अपनाया गया, ये तो कथन बिल्कुल सही है कि समाजवादी सोवियत प्रणाली को कब अपनाया? 1917 में। समाजवादी क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी, बिल्कुल, कि समाजवादी जो क्रांति हुई थी रूस के अंदर, वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी, बिल्कुल सही है। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी और समाजवादी खेमे का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका था। तो आप अपना उत्तर मुझे बताइए। बिल्कुल, समाजवादी खेमे का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं था, क्योंकि समाजवादी खेमे का नेता कौन था? वो तो सोवियत संघ रूस था। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 4। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणराज्यों में विघटन कब हुआ? क्या पूछा है कि जो सोवियत संघ है वो 15 देशों से मिलकर बनता था, उसका जो विघटन है वो कब हुआ, ये हमें बताना है। तो देखिए, विघटन कब हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1991 में। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जो ताकत थी सोवियत संघ, उसका क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दिसंबर 1991 में किसके नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर रहे हैं 3 बड़े राष्ट्र, जिनमें रूस है, यूक्रेन है और बेलारूस है। इन्होंने इसकी समाप्ति की तो घोषणा की, लेकिन किसके नेतृत्व में की? एक ऑप्शन है मिखाइल गोर्बाचेव, निकिता क्रुश्चेव, बोरिस येल्सिन और जोसेफ स्टालिन। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बोरिस येल्सिन। देखिए, बोरिस येल्सिन है वो इसकी समाप्ति करवाने में मुख्य नेता थे। हाँ, आपको मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में भी याद रखना है, क्योंकि ये सोवियत संघ के विघटन के समय सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और उसके बाद में रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति बनते हैं बोरिस येल्सिन। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा बोरिस येल्सिन। आगे चलते हैं नंबर 4 प्रश्न की तरफ। सोवियत संघ के विघटन के बाद से जुड़ा कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा है कि जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल सही है। रूस ही सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। बिल्कुल सही है। एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। सोवियत संघ के जितने भी देश थे उनमें एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न कौन सा देश था? रूस ही था। सोवियत संघ की अंतरराष्ट्रीय संधियों को निभाने की जिम्मेदारी यूक्रेन को मिली। ये यहां पर कथन गलत है।
सोवियत संघ के टाइम में जितनी भी संधियां हुई उनको निभाने की जिम्मेदारी किसकी थी? उनको निभाने की जिम्मेदारी रूस को मिली, न कि यूक्रेन को। तो चौथे में नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी ये कथन क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, बाल्टिक गणराज्यों में कौन से देश शामिल नहीं है? तो एस्टोनिया बिल्कुल बाल्टिक गणराज्य है, लताविया बिल्कुल है, लिथुआनिया बिल्कुल है, लेकिन यूक्रेन है वो बाल्टिक गणराज्यों में नहीं आता। तो पांचवें का उत्तर हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी कब अपनाई गई? देखिए, सोवियत संघ के विघटन का एक अहम जो बिंदु था वो शॉक थेरेपी भी थी। कब अपनाई गई? 1980 के दशक में, 1990 के दशक में, 1970 के दशक में या 1960 के दशक में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1990 के दशक में। आपको बुक के अंदर 1990 मिलेगा, लेकिन वो गलत है। 1990 के दशक में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण क्या था? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों के चारों सोवियत संघ के विघटन के कारण जरूर है, लेकिन इसमें आपको बताना है कि सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण क्या था। तो सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी बिल्कुल कारण है, लेकिन अंतिम नहीं है। गोर्बाचेव द्वारा चलाए गए राजनीतिक और आर्थिक सुधार कारण है, लेकिन अंतिम नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीवाद का बढ़ता प्रभाव कारण है, लेकिन अंतिम नहीं है। और विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रीयता व संप्रभुता के भावों का उभार होना बिल्कुल। तो सोवियत संघ के जितने भी राष्ट्र थे उनमें राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार हुआ, और ये सोवियत संघ के विघटन का सर्वाधिक तात्कालिक कारण साबित हुआ। चलिए चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। सोवियत संघ के विघटन का या सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणाम क्या रहे या कौन सा परिणाम रहा? कहने का मतलब, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम कौन से थे? शीत युद्ध के दौर की समाप्ति हुई, बिल्कुल। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध है वो बदल गए थे, बिल्कुल बदल गए थे। नए देशों का जन्म हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये सारे कथन है वो सही है, यानी सारे ही क्या है? सोवियत संघ के विघटन के परिणाम है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था, शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था। पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, ये तो परिणाम था। उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेचा गया, जिसे विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जानते हैं, ये भी कारण जरूर था। किसका? सोवियत संघ की जो शॉक थेरेपी थी उसका परिणाम था। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में वृद्धि हुई और रूस को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। देखिए, ये 3 तो सही है, लेकिन आपका जो तीसरा कारण है, तीसरा जो परिणाम है, सॉरी, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई, शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप उसमें कमी हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 3। आगे चलते हैं। बहुध्रुवीय विश्व से क्या आशय है? तो देखिए, भारत, 2 देश हैं, एक तो भारत है और एक रूस है। इन दोनों का सपना क्या है? बहुध्रुवीय विश्व का सपना है। तो इसका अर्थ क्या है? विश्व में कई शक्तियां मौजूद हों, बिल्कुल। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, बिल्कुल होनी चाहिए। और समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से हो। ये सारे कारण किसका आशय बताते हैं? बहुध्रुवीय विश्व का। 10वें में क्या हो जाएगा? नंबर 4, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। और बोरिस येल्सिन है वो रूस के पहले चुने हुए क्या थे? राष्ट्रपति थे। लेकिन सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन है? मिखाइल गोर्बाचेव है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था? अब देखिए, 4 ऑप्शन में 3 तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम है, लेकिन एक नहीं है। कई नए देशों का उदय हुआ, बिल्कुल हुआ। रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरा। पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हुई, बिल्कुल। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव आया, बिल्कुल। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 आप देखिए, रूस एक महाशक्ति के रूप में बिल्कुल नहीं उभरा। भाई, रूस की तो अर्थव्यवस्था तहस नहस हुई है, रूस को नुकसान हुआ था। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति था। तो इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 2। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? यानी सोवियत जो प्रणाली थी, अर्थव्यवस्था थी, उसकी प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, बिल्कुल थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था, बिल्कुल था।
जनता को आर्थिक आजादी थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। जनता को आर्थिक आजादी नहीं थी। अर्थव्यवस्था का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था, बिल्कुल सरकार करती थी। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कि जनता को आर्थिक आजादी नहीं थी। आगे चलते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है कि रूस की मुद्रा का क्या नाम है? तो रूस की मुद्रा का क्या नाम है, इसका जो भी उत्तर है वो आप अपने विवेक के अनुसार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर हम देखते हैं कि कितने लोगों का यह प्रश्न सही होता है। तो स्टूडेंट, हमने आज आपकी फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर दो ध्रुवीयता के अंत के एमसीक्यूज प्रश्न की सीरीज का पहला वीडियो कंप्लीट किया है और आगे हम इसी प्रकार आपकी एमसीक्यूज की श्रृंखला उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। उसके बीच में भी आपको जो 2 नंबर वाले प्रश्न है या फिर आपके जो 3 नंबर वाले 4 नंबर वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी मैं तैयारी करवाऊंगा। उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करते हैं तो 95 प्लस का हमारा जो मिशन है उसमें हम बिल्कुल क्या होंगे, सक्सीड होंगे, हम सफल होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही मुझे इस प्रकार का जो स्टडी मटेरियल है वो बनाते रहने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।